बीकॉम स्टूडेंट के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस OFT में, जहां पर आज आप सीखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अंतिम खाते। अंतिम खाते एक ऐसा चैप्टर है जो अकेले 15 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लेकर के आता है और इसी चैप्टर को कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाया जाता है। नॉर्मल चीज़ होती है आपकी जर्नल एंट्री, आप अगर उससे गुजर चुके हैं तो किसी भी कॉलेज का मुख्य सब्जेक्ट यही होता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आप 11 में पढ़ चुके हैं इसलिए इसको छुड़वा देते हैं बाकी चैप्टर्स को। लेकिन ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा रहता है इसलिए इसको पढ़ाते हैं। 11th में ये भी है पर जितना डिटेल से बीकॉम फर्स्ट ईयर में उतना उसमें नहीं है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हमने कई क्वेश्चन अपलोड कर दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 15 आज हम बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जब बनाएंगे तो आपको पता है सबसे पहले व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाना पड़ता है। तो पहला जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं, जो विवरण राशि पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है, उसके जस्ट ऊपर है व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले विकलन साइड में लिखना होता है प्रारंभिक स्कंद, जिसको आप ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, जो कि है 16,400 रुपये का। हम उसी को सबसे पहले लिखेंगे। प्रारंभिक स्कंद 16,400 रुपये, ओपनिंग स्टॉक 16,400 रुपये। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम परचेस को लिखते हैं, जो कि क्रय कहलाता है। क्रय कितने का है? 1,15,000। विवरण के अंदर ही लिखना है, राशि में नहीं लिखना है। तो हमने पर्टिकुलर के अंदर ही लिखा टू परचेस 1,15,000। इसमें एक संयोजन है, क्या? क्रय वापसी। क्रय वापसी को क्रय प्रत्याय भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में परचेस रिटर्न कहा गया है। तो ये भी क्रय वापसी ही कहलाता है, याद रख लीजिएगा ना। 2,200 रुपये तो इसमें माइनस करना है, क्योंकि क्रय में क्रय वापसी है तो घटा देते हैं। खरीदे थे माल इतने का, लेकिन जो वापस किया उसको घटाना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा क्रय कितने का है, इसलिए घटाओ। 1,15,000 में 2,200 घटाओगे तो 1,12,800 आएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्रय का टोटल और नेट अमाउंट। अब उसके नीचे आप देख सकते हैं भृत्ता है, जिसको वेजेस कहते हैं, मजदूरी, वो है 25,000 रुपये का। उसको एज इट इज़ 25,000 रुपये लिखेंगे। फिर है आगत व्यय, जो कि है 27 रुपये का। तो आगत व्यय को भी आप एज इट इज़ लिख देंगे कैरेज इनवर्ट करके 2,700 रुपये। ठीक है। उसके बाद सकल लाभ है, जो निकलता है इन दोनों पक्षों को घटाने पर। तो चलिए पहले हम समाकलन पक्ष में देखते हैं क्या क्या आना चाहिए। तो समाकलन में सबसे पहले तो विक्रय आता है, जो कि है 2,09,500 रुपये। तो वो 2,09,500 रुपये का विक्रय लिखा हमने। इसके बाद हम अंतिम स्कंद को लिखते हैं, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा, वो मिलता है आपको संयोजन में। तो अंतिम स्कंद 31 मार्च 2016 को व्यापारिक स्कंद का मूल्य 16,700 रुपये है। तो वो 16,700 रुपये इस तरह से यहाँ लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से जब हमने दोनों पक्षों को लिख लिया तो अब हम टोटल करेंगे। तो 2,09,500 में से हम जोड़ेंगे 16,700 रुपये को और देखेंगे कितना आ रहा है। तो 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल आई, 1 9 और 1 10, 6 16 की 6 हासिल आई और 1 2 और 1 2। इसमें से हम क्या घटाएंगे बच्चों? इन चारों को जोड़ करके घटाएंगे, जो कि है 16,400 रुपये और 2,700 रुपये, 25,000 रुपये, 1,12,800 रुपये। तो 0 0 लिखा हमने, साथ में जाएंगे 8 8 8 16, 16 और 3 19 की 9 हासिल आई 1 2 2 4 6 4 10 और 11 11 और 5 16, 16 की 6 हासिल आई 1 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1, 1,56,900 आया। कितना आया बच्चों? 1,56,900। उसको इसमें घटा देंगे 1,56,900 को। तो 0 0, 12 में 9 जाएगा 3, अब 6 में 5 में तो 6 नहीं जाएगा, तो 15 में 6 जाएगा 9, 1 में 5 नहीं जाएगा, तो 11 में 5 जाएगा 6, 1 से 1 गया। ये आपका आया 69,300 रुपये। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं 69,300 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। जीपी लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप सही तरीके से सभी अमाउंट लिखते हैं और जोड़ते घटाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये बन गया आपका व्यापार खाता। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका
लाभ हानि खाता। वैसे हेडिंग एक ही रहता है, बस यहाँ से शुरू हो जाता है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो जो 2,62,000 कुछ था हमारा टोटल, उसमें से हम दोनों को बैलेंस कर देंगे। दोनों को टोटल करने के बाद अब यहाँ से व्यापार एवं लाभ हानि खाता शुरू होगा। तो इन दोनों को घटाने के बाद जो है उसको हम सकल लाभ बोल के इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि कमी इस तरफ है, ज़्यादा वाला पक्ष समाकलन है। तो जो कमी होती है उसको इधर लिखना है, तो इसको सकल लाभ बोलेंगे। मान लेते हैं कमी इधर होता है तो इसको सकल हानि बोलते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट को हमने समाकलन पक्ष में लाया। अब हम यहाँ से सारी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा सामान्य व्यय 3,000 रुपये का। सामान्य व्यय में एक संयोजन है जो आप पढ़ सकते हैं। सामान्य व्यय में 500 रुपये एक वर्ष की बीमा प्राबी प्रबी प्रब्याजी 30 सितंबर 2016 तक के सम्मिलित हैं। तो किसी अन्य खर्चों के या प्राप्ति के मदे अगर किसी अन्य में शामिल हो तो उसको निकालना होता है, घटाना होता है। इसलिए जितने का आपका सामान्य व्यय है उसमें से ये वाला अमाउंट आप घटा देंगे जो कि 500 रुपये है। तो ये सामान्य व्यय है, जनरल एक्सपेंसेस 3,000 रुपये, उसमें से 500 घटा दिया इंश्योरेंस का, तो 2500 रुपये सामान्य व्यय की एक्चुअल राशि है, जिसको लिख करके आगे बढ़ना है। अगला है आपका वेतन। वेतन कितने का है? 12,000 रुपये का है। वेतन में भी संयोजन है। मार्च माह का 1,000 रुपये वेतन देना आदत है। देना आदत है मतलब दो, देना है जरूरी है, देना है। आदत का मतलब देना बाकी है, तो फिर उसको देना है तो उसको जोड़ देते हैं। तो वेतन है हमारा 12,000 का और उसमें 1,000 रुपये जोड़ना है, तो वेतन कुल हो गया 13,000 रुपये का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका भाटक है, किराया है जो कि 3600 रुपये का है, तो किराया एज इट इज़ 3600 रुपये लिख देंगे। तो ये रेंट आपका 3,600 रुपये दिख रहा है आपको। फिर है डाक व्यय 1,200 रुपये, तो हमने डाक व्यय को पोस्ट एक्सपेंसेस 1,200 रुपये लिख दिया। फिर है लेखन सामग्री स्टेशनरी 1,400 रुपये, स्टेशनरी 1,400 रुपये हमने लिख दिया। फिर हमारा किराया विक्रय पर व्यय, विक्रय पर व्यय 3,500 रुपये, विक्रय पर व्यय 3,500 रुपये, ये भी हमने लिख दिया। मरम्मत है 4,000 का, तो मरम्मत भी आपने रिपेयर्स करके लिख दिया। भूमि भवन पर ह्रास लगाना है, तो कितने परसेंट की दर से लगाना है? तो 2.5% की दर से लगाना है भूमि भवन पर। 2.5% लगाना है। 1% इनका होगा 340, 340 का दुगना 680, 340 का आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 170। 680 में 170 आप जोड़ेंगे तो 0, 8, 7, 15 हासिल आइए 6, 7, 8, 850 रुपये निकलेगा इसका 2.5%। तो 850 रुपये आप देख सकते हैं भूमि भवन पर ह्रास। ठीक है, ये निकालने के शॉर्ट टर्म तरीका होता है, 1% निकाल लो, उसका दुगना कर दो और 1% आधा कर दो और दुगना जो है उसमें आधा को जोड़ दो तो 2.5% आपका निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको फटाफट आसानी से आएगा। अब है मशीन। मशीन पर कितना लगाना है? मशीन पर 10%। मशीन है 60,000 का, 60,000 का 10% 6,000 रुपये होगा। ये हमने डिप्रिसिएशन ऑन मशीन पर आपने लिख दिया। ठीक है, आगे आगे आपके पास है उपस्कर। उपस्कर पर 10%। ठीक है, मशीन उपस्कर दोनों पर लगाना था। 4,000 का 10% 400 रुपये उपस्कर पर है। ठीक है, अब अगला संयोजन है अधमर्ण, मतलब देनदार पर संदिग्ध ऋण 5% की संचिति का प्रदान करना है। ठीक है, अधमर्ण जो संदिग्ध ऋण होते हैं वो ऐसे ऋण होते हैं जो पूरी तरह से डूबे हैं, ये हमें कंफर्म नहीं है। डूब सकता है हमने समझा था, पर मिलने के भी चांसेस है, इसमें लगभग 50-50 है। ऐसे डूबत ऋण जो मिलने की संभावना है भविष्य में, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है तो हमने डूबत ऋण मान लिया है। ऐसे डूबत ऋण संदिग्ध ऋण कहलाते हैं। उसका आपको निकालना है 5%, तो वो आपके पास कितने के हैं? 32,000 का। 32,000 का 10% 3200 होगा, 3200 का आधा 1600 होता है। तो संदिग्ध ऋण प्रोविजन फॉर बैड डेबिटर्स आप बोलेंगे 1,600 रुपये। ठीक है, यहाँ पर और देखते हैं क्या है। ये संयोजन हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया। ठीक, सारे संयोजन हो गए।
इसमें और क्या हुआ है? विविध प्राप्तियां हैं। विविध प्राप्तियां मतलब जो भी आपको किराया वेतन ब्याज से प्राप्त होता है, 1500 रुपये का विविध प्राप्तियां आपने सिर्फ लिख दिया। अब यहीं से आपने इसको टोटल किया, तो टोटल करने पर आपका जो बैलेंस होता है वो इधर का पक्ष ज़्यादा दिख रहा है, इधर ही का ज़्यादा होगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद ये हुआ 70,800 रुपये। तो दोनों को जोड़ के 70,800 आपको दोनों पक्षों में लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पक्षों में लिखा होगा इस। उसके बाद इनको सबको प्लस करेंगे यहाँ तक का। इन सबको प्लस करने के बाद इसमें से घटाएंगे तो जो डिफरेंस है वो आपका शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहलाता है, जो कि कितने का है? जो डिफरेंस है वो 32,500 का है। तो शुद्ध लाभ शुद्ध हानि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस 32,500 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है चिट्ठा। चिट्ठा कैसे बनेगा? चिट्ठा देखिए नॉर्मल होता है, यहाँ दायित्व लिखते हैं, यहाँ पर संपत्ति लिखते हैं। दायित्व क्या क्या होते हैं? लेनदार होता है, ऋण होता है, बैंक अधिक खर्च होते हैं, कोई अदद की राशि होती है। तो अदद की राशि है वेतन के 1,000 रुपये, उसको पहले लिख दिए। लोन है आपका ऋण, ऋण कितने का है? 8,800 रुपये का। लेनदार आपके 8,800 रुपये का। ऋण है 28,000 रुपये का, तो 28,000 का ऋण लिख दिया। पूंजी लिखेंगे, पूंजी कितना है आपके पास? पूंजी है 75,000 का। उस 75,000 की पूंजी में आप शुद्ध लाभ को जोड़ते हैं जो कि 32,500 है। उसको जोड़ने के बाद आहरण को घटाते हैं जो कि कितने का भाई आहरण? 10,500 कहाँ दिया है? अच्छा नहीं है, तो फिर एज इट इज इन्हीं को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। ठीक तो अदद लिख लिया, ऋण लिख लिया, क्रेडिटर मतलब लेनदार लिख लिया, पूंजी लिख लिया। अब यहाँ पर सारी संपत्ति लिखेंगे। तो प्रीपेड जो होता है वो आपकी संपत्ति होती है, तो प्रीपेड 250 रुपये है। और प्रीपेड कैसे है देखिए, 30 सितंबर का बोला है, 30 सितंबर के बैच के सम्मिलित है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 माह का हो रहा है। तो 6/12 करेंगे तो जो 500 था उसका आधा 6 कम 6 दूनी 12, 250 रुपये निकलेगा। तो ये जो प्रीपेड है वो 6 माह का है, इसलिए आप पूर्वदत्त सिर्फ 6 माह का एंट्री करेंगे, 250 रुपये। भूमि भवन 34 का था, उसमें से ये घटेगा, घटने के बाद जो आएगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। मशीन 6,000, 60,000 में 6,000 घटेगा, जो बचेगा आप अंदर लिखेंगे। वो बसकर 4,000 में 400 घटेगा, जो बचेगा आप अंदर लिखेंगे। रोकड़ एज इट इज़, बैंक एज इट इज़, देनदार इतना रहेगा, देनदार में आप छूट जो है वो घटा देंगे। प्रोविज़न फॉर क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक लिखेंगे। दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये जितना है उतना भी यही होगा, दोनों पक्ष बराबर आते हैं। तो इस तरह से आज हमने समझा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ऐसे ही हम सारे प्रश्न एक एक करके सॉल्व करते जा रहे हैं। डे बाय डे आपको एक एक वीडियो मिलते जा रहा है जहाँ पर आप अपने बाकी के सभी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। तो वैसे मैं एक एक रुक रुक के क्यों दे रहा हूँ, कई बार 1-2 दिन का गैप कर देता हूँ। ऐसा इसलिए है, 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन में 1-2 को छोड़ करके लगभग सभी अपलोड हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने थ्योरी का वीडियो बनाया था जहाँ मैंने आपको नियम समझाया था। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे थे, फिर जाके क्रियात्मक प्रश्न शुरू हुआ था। तो इतना कुछ देखने के बाद लगभग 90% चांस है आपके क्वेश्चन बनने के। पर वो बनेगा कैसे? जब आप खुद भिड़ेंगे बिना किसी सहायता और सहयोग के। आपके पास अभी यूट्यूब अवेलेबल है, आपके पास टीचर अवेलेबल है। मान लेते हैं आपके पास दोनों ही नहीं होता और इसको आपको पढ़ना ही है, तो क्या करते? खुद से बैठते, समय देते। तो अगर आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए हैं, क्लास में भी टीचर से अटेंड कर लिया है, तो एक बार आप खुद बैठो। मानते हैं इसमें थोड़ा झंझट है, थोड़ा समय लगता है, दिमाग ज़्यादा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। जिस चीज़ में आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ होगा वहीं से आपकी बुद्धि बढ़ती है। जिस चीज़ में दिमाग लगाना ही नहीं उसमें आपकी बुद्धि का क्या विकास होगा? कुछ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जैसे कि कंप्यूटर है, अगर आप आज तक कंप्यूटर को नहीं देखे हैं तो उसमें मैं बैठा भी दूँ तो आप उसको ओपन भी नहीं कर पाएंगे।
अब यहाँ पर दिमाग बहुत लगाना होता है। तो अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाते बहुत कुछ सीखते हैं तो क्या वो आपका फालतू होगा? वेस्ट होगा क्या वो? नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाएँगे, जितना ज़्यादा इसमें छेड़-छाड़ करेंगे, उतना ज़्यादा आप इसमें सीखेंगे, आप लर्न करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से ये हमारा अंतिम खाते है। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन से अलग होता है, एकदम डिफरेंस होता है, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, दोनों अलग-अलग होते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, उसको देख कर के आप बाकी क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए। तो जैसे कि आज मैंने 15 क्वेश्चन बताया, तो कल मैं 16 भी नहीं बताऊँगा, 1-2 दिन का गैप रहेगा। वो आपको मेहनत करना है, 15 को आपने देखा, ठीक है, आप 15 को खुद से बना के देखिए, इस वीडियो को बिना देखे। कहीं पर अटके आंसर नहीं आया तब फिर इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है? तो इसी तरह से आप खुद क्वेश्चन बना-बना के देखो। 16 मैं बनाने वाला हूँ, 16 आप बना कर के देख लो पहले, क्या पता आपसे बन जाए। नहीं बने, तो फिर आप मेरा वीडियो देखिएगा और बन जाता है तो फिर भी वीडियो को देखिएगा, आपने कैसे बनाया और मैंने कैसे बनाया, क्या थोड़ा-मोड़ा डिफ़रेंस है हमारे बनाने में, इसलिए, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा काम सिर्फ़ आपको आलसी नहीं बनाना है, सारे सॉल्यूशन मैं दे दूँगा, आप बैठ के सिर्फ़ छापेंगे। मेरा काम है आपको प्रैक्टिस करवाना, हेल्प करवाना, जैसे ट्यूशन में करवाते हैं। ट्यूशन में एक क्वेश्चन बताते हैं, एक होमवर्क देते हैं। उसी तरह से मैं आपको एक नहीं कई क्वेश्चन समझा रहा हूँ और आगे बनाने को बोलता हूँ, तो आप भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक है? आपको सीखना है तो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड एग्जाम आपको काफ़ी करीब है। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।